एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ वर्ण विचार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को हम प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 2, वर्ण विचार। वर्ण या फिर अक्षर, एक ही बात है, वर्ण कहो या अक्षर। ध्वनि भाषा का आधार है। भाषा के लिए ध्वनि चिन्हों का निर्धारण अति आवश्यक है। हिंदी भाषा में अ आ इ त थ प ध्वनियों का प्रयोग होता है, तब ये हिंदी के वर्ण है। इसी प्रकार भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण होती है। अब वर्णों की क्या उपयोगिता है? वर्ण भाषा की इकाई होती है। वर्णों के संयोग से शब्द, शब्दों के संयोग से वाक्य तथा वाक्यों के संयोग से भाषा का निर्माण होता है। यदि वर्ण ज्ञान उचित रीति से प्राप्त कर लिया जाए तो भाषा का ज्ञान भी उचित रीति से प्राप्त किया जाता है। अतः प्रत्येक वर्ण का सही ढंग से लिखना और उच्चारण करना अति आवश्यक है। यदि आपका उच्चारण सही होगा तो आपकी वर्तनी अर्थात आपका लेखन भी शुद्ध होगा। अब है वर्णमाला। वर्णों का सही क्रम में लिखना, वर्णों को सही क्रम में लिखा जाना ही वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर तथा दूसरा व्यंजन। वर्ण के भेद। पहला है हमारा स्वर। स्वर वे वर्ण जिन्हें बिना किसी सहायता के बोला जाता हो, उच्चारण किया जाता हो, वे स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या 11 होती है, अर्थात 11 होती है। स्वर आ ई उ ए आई ओ औ होते हैं। अंग और अ न तो स्वर और न ही व्यंजन में सम्मिलित किए जाते हैं। ये अयोग वाक्य कहलाते हैं। दूसरा है, स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे ह्रस्व स्वर में आते हैं। ह्रस्व स्वर अ इ उ ऋ, ये 4 ह्रस्व स्वर होते हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है। दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, अर्थात ह्रस्व स्वर इनसे ज्यादा टाइम लगता है बोलने में, वे स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये आ ई उ ए आई ओ औ होते हैं। इनकी कुल संख्या 7 होती है। अब है हमारा प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा अर्थात तिगुना समय लगता है, वे स्वर प्लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए ओम, तो उसमें हमें ज्यादा समय लगता है, अर्थात वह प्लुप्त स्वर कहलाता है। स्वरों की मात्राएं। अब क्या है? स्वरों की मात्राएं। प्रत्येक स्वर की अपनी एक मात्रा होती है। स्वरों का व्यंजनों में लगना ही मात्रा कहलाता है। यह स्वरों का परिवर्तन ही मात्रा कहलाता है। किसी स्वर को व्यंजन में जोड़ना है तो वो कैसे जोड़ते हैं? मात्रा के साथ। इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, यह स्वयं व्यंजनों में सम्मिलित होता है। अब यहाँ पर जैसे दिया गया है, अ की कोई मात्रा नहीं, आ की मात्रा है, ई की भी मात्रा है, इ उ ऊ ऋ ए आई ओ औ, इन सभी की मात्राएं हैं। ये मात्राएं जब व्यंजनों में सम्मिलित होती हैं तो ये व्यंजनों में शामिल होते हैं। अब है अयोगवाह। अयोगवाह में अंग और अह को सम्मिलित किया जाता है। स्वरों तथा व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में 3 वर्ण और भी हैं। यह अंग और अह, इनका तालमेल न तो स्वरों से है और न ही व्यंजनों से। ये अयोगवाह
कहलाते हैं। इन स्वरों के साथ प्रयुक्त होने वाले व्यंजन भी नहीं बन पाते और स्वतंत्र रूप से गति न होने से ये स्वर भी नहीं कहे जाते। न ये स्वर है, न ये व्यंजन है। अब है विसर्ग। अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। ये व्यंजन है तथा इसका उच्चारण आधे ह की तरह होता है। संस्कृत में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। हिंदी में इसका अभाव हो जाता है। यहाँ पर विशेष बात यह है कि अ की मात्रा पृथक रूप से नहीं होती है। व्यंजनों के नीचे हलंत लगाना ही अ का स्वरूप होता है। 11 स्वरों के अतिरिक्त अंग्रेजी के अ की ध्वनि वाले शब्द का भी हिंदी में प्रयोग होता है। कॉलेज, डॉक्टर, ऑफिस आदि इसका उदाहरण है। अब तीसरा है व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है वे व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है। बिना स्वरों के इनका उच्चारण नहीं किया जा सकता। इनका उच्चारण करते समय श्वास, मुख, विवर्ग के कंठ, तालु आदि स्थानों पर अवरुद्ध होती है, जिससे मुंह से निकलने वाली वायु के मार्ग में बाधा पहुंचती है। निम्नलिखित 33 व्यंजन होते हैं। इन्हें वर्णों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ग, प वर्ग। फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन। क वर्ग में क ख ग घ ड़ आता है। च वर्ग में च छ ज झ ड़ आता है। त वर्ग में ट ठ ड ढ ण आता है। त वर्ग में थ थ द ध न आता है। प वर्ग में प फ ब भ म को सम्मिलित किया है। अंतस्थ व्यंजन य र ल व होते हैं। ऊष्म व्यंजन श श श होते हैं और ड ढ अतिरिक्त व्यंजन कहलाते हैं। वर्णों का उच्चारण। वर्णों का उच्चारण 9 वर्गों में विभाजित किया है। इसकी यहाँ पर सारिणी हमें दी गई है। उच्चारण का स्थान दिया गया है, वर्ण दिए गए हैं और स्थान के अनुसार वर्णों के नाम भी दिए गए हैं। अब कंठ से बोला जाता है। स्वर हैं आ और आ, भी कंठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा क ख ग घ ड़ और ह और विसर्ग ये कंठ से बोले जाते हैं। इन्हें कंठ्य कहते हैं। अब तालु से बोले जाते हैं ई और ई और व्यंजनों में च छ ज झ य और श ये तालव्य कहलाते हैं। मूर्धा से बोले जाते हैं री, जिसमें और व्यंजनों में ट ठ ड ढ ण र श ड ढ सम्मिलित है। ये मूर्धन्य कहलाते हैं। दांतों से बोले जाने वाले स्वर कोई नहीं है और व्यंजन है त थ द ध न, ल और स ये व्यंजन दंत्य कहलाते हैं। ओठ, ओठ से बोले जाने वाले स्वर है उ और ऊ और व्यंजन है प फ ब भ म, ये ओष्ठ्य कहलाते हैं। कंठ और तालु से बोले जाने वाले ए और ऐ हैं और व्यंजन कोई भी नहीं है, ये कंठताल्य कहलाते हैं। कंठ और ओठ से बोले जाने वाले ओ और औ है, व्यंजन कोई भी नहीं है। अब दांत और ओठ से बोले जाने वाले स्वर कोई नहीं है। व्यंजन व्यंजनों में व है, जिसे दंतोष्ठ कहा जाता है। मुख और नासिका से बोले जाने वाले स्वर कोई नहीं है। व्यंजनों में अनुस्वार वाले जो व्यंजन है वे सभी इसमें है और जिसे अनुनासिका कहा जाता है। न ल स का उच्चारण अब वस्तुतः दांतों से न होकर दांत और मसूड़ों के बीच के भाग से होता है। इन्हें अब वर्ग भी कहा जाता है। वर्गों के पंचम वर्ण ड य न न तथा म के उच्चारण में इनके अपने अपने स्थान के अतिरिक्त नासिका की भी सहायता ली जाती है, अतः इन्हें अनुनासिक वर्ण भी कहा जाता है।
वर्ण संयोग, वर्णों के परस्पर संयोग को वर्ण संयोग कहा जाता है। ये दो प्रकार से होते हैं, व्यंजन और स्वर का संयोजन तथा व्यंजन और व्यंजन का संयोजन। आप जानते हैं कि स्वर के संयोग के बिना किसी भी व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है, किंतु इसे लिखा जा सकता है। स्वर के संयोग के बिना लिखे व्यंजन को हलंत कहते हैं। अ प्लस क हलंत प्लस उ प्लस कु क हलंत ए प्लस के क हलंत प्लस ओ प्लस को। दूसरा, व्यंजन का व्यंजन से संयोग। इसमें संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन सम्मिलित है। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन जो दो व्यंजनों के परस्पर मेल से नए व्यंजन का निर्माण करते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इस संख्या में 4 होते हैं, क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक। 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। द्वित्व व्यंजन, जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे क हलंत और क मिलकर कक, क हलंत और त मिलकर बना तत, च हलंत और च मिलकर बना चच। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले है प्रश्न पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाए। क, भाषा की सबसे छोटी इकाई कहलाती है शब्द, वाच्य, वर्ण या पद। तो वर्ण, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ख, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या है 11, 33, 48 या 22। तो 33। प्रश्न ग, वर्णों के परस्पर संयोग को कहते हैं। वर्ण संयोग व्यंजन, वाक्य या पद। वर्ण संयोग। घ, स्वर के प्रकार होते हैं 1, 2, 3 या 4। स्वर के 3 भेद होते हैं। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। ख, वर्ण के क्रमिक और निश्चित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ग, रिक्त स्थान के बिना व्यंजनों का उच्चारण नहीं होता है, स्वर के बिना। घ, उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को 9 भागों में विभाजित किया गया है। प्रश्न तीसरा, सही कथन पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाएं। ओम प्लुप्त स्वर है, जी हाँ। री केवल संस्कृत भाषा के वर्णों में प्रयुक्त होता है, नहीं। हिंदी भाषाओं में मान्यताओं का कोई महत्व नहीं है। अंग, ए तथा अह अयोग वह है, जी। अब हमें यहाँ पर सुमेल करना है, अर्थात मिलान करना है। सुमेल करना है, हमें यहाँ बताना है। तो क वर्ग बोला जाता है हमारा कंठ से, च वर्ग बोला जाता है तालु से, ट वर्ग बोला जाता है हमारा मूर्धा से और त वर्ग बोला जाता है दांत से। अब है प्रश्न 5वां, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क, अक्षर या वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा के लिए ध्वनि चिन्हों का निर्धारण बड़ा आवश्यक है। ख, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता के किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या
11 होती है तथा स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर का पहला भेद ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर तथा तीसरा प्लुत स्वर है। प्रश्न चौथा, हलंत किसे कहते हैं? हलंत किसी व्यंजन को पृथक करने के लिए हलंत की को अ से किसी व्यंजन को पृथक करने के लिए हलंत का जो जो चिन्ह लगाया जाता है वह हलंत कहलाता है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।